नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का मैथ्स का रियल नंबर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा किसी भी चैप्टर के, देन आफ्टर फर्दर हम एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो वैसा ही हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, बात कर लेते हैं रियल नंबर चैप्टर की। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड समरी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम ऐसे नंबर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को कह सकते हैं आप, जिसमें अलग अलग तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें हर एक नंबर केवल अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है, सेल्फ, या फिर एक से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, ठीक है, जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी जो अपने आप से तो डिवाइड होता ही है और एक से डिवाइड होता है, यानी वो प्राइम तो है ही, लेकिन साथ में वो इवन नंबर है। इस बात को आप नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। कई बार पेपर में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि ऐसा कोई प्राइम नंबर बताइए जो इवन भी हो और साथ में वो प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 2 एक प्राइम और इवन नंबर दोनों है। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे लाइक 3, 5, 7, वो आपको ओड नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो कि सेल्फ से, अपने आप से और एक से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, फिर कॉम्पोजिट नंबर इसके जस्ट अपोजिट, वो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड नहीं होते, वो मोर देन 2 नंबर से, यानी एक से और अपने आप के अलावा और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कैन डिवाइड बाई मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबरों के ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि कलेक्शन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, मतलब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ p/q होते हैं। लिखा है ना, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये नंबर्स p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, दोनों ही, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। लेकिन एक बात नोट करेंगे जो यहाँ पर नोट करने वाली है, बट रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मैंने आपको अंडरलाइन करके भी दिया हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिकरिंग होते हैं। या तो वो टर्मिनेट होंगे, यानी इस तरीके से डिवाइड करने पे पॉइंट के फॉर्म में खत्म हो जाएंगे 1.25 ऐसे करके, या तो फिर वो रिकरिंग होंगे, बार बार रिपीट होंगे पॉइंट के बाद, जैसे 8.333, 6.333, इस तरीके से रिपीटेशन होगी उनकी, तब वो रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर वो नहीं होते ऐसे, ठीक है, लाइक वो अगर रिपीट नहीं होते हैं, लिखा भी है यहाँ पे, बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अगर वो रिपीट नहीं होते, लाइक 1.32321457 ऐसे आगे चल रहा है, या पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू 3.1416 समथिंग इस तरीके से जाती है, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं जिनमें ना तो टर्मिनेट हो रही है वैल्यूज और ना ही रिकरिंग हो रही है, यानी रिपीट हो रही है, तो वो नंबर, ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। हालांकि दोनों ही नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो p/q की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में पाए जाते हैं। जिसमें एक बात आपको नोट करनी है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो q अगर 0 के बराबर होगा, ठीक है, अगर q 0 के बराबर होगा तो कहीं ना कहीं वो उसको इनफाइनाइट बना देगा। ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते, काउंट करना या फिर उनको यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए q इसमें कभी भी नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो वो नंबर इनफाइनाइट बन जाता है और काउंटेबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता उसको सॉल्व करना। इसलिए नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी नंबर में, चाहे वो किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे p/q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है तो रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ना तो रिपीट हो रहा है नहीं खत्म हो रहा है, तो फिर वो इरेशनल है। इसके बाद बात कर लेते हैं इवन नंबर्स और ओड नंबर्स की, जो कि बच्चा जानता होगा। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही इसके बारे में नहीं जानते होंगे, नहीं तो लगभग सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं बाई 2। ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 दे रखे हैं, सारे नंबर 2 से भाग हो सकते हैं, इसलिए ये इवन नंबर्स हैं। और ओड नंबर्स की बात करें तो ये कांट बी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए हम इनको ओड नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 7, 11, 21, ये नंबर 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये ओड नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा 2 नंबर और रह गए हैं, ठीक है, जो कि जगह नहीं बचने के कारण मैं आपको इस तरीके से बता दे रहा हूँ, उनमें ज़्यादा कुछ लिखने या समझने के लिए है नहीं, इसलिए मैं उनको जस्ट एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो होता है आपका होल नंबर, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव ही होते हैं, ये इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। और एक होता है आपके नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक
जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारे नंबर समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इंटीजर्स भी होते हैं जो कि माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। नंबर लाइन पे आपने सभी ने देखा होगा कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक नंबर जो जाते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। माइनस वाले नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, बीच में जीरो होता है, और जो सबसे राइट साइड तक जाते हैं जब हम, तो पॉजिटिव हमें इनफाइनाइट के नंबर्स मिलते हैं तो उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। यानी माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं और बीच में आपका नंबर लाइन पे जीरो होता है। माइनस इनफाइनाइट लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, फिर बीच में यहाँ जीरो मिलेगा कहीं पे, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलेगा। तो इन सारे नंबर्स के जो सेट के कलेक्शंस को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। यानी इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए अभी कर लेते हैं फिलहाल, और अब इसके बाद मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले इसकी जो आपके एनसीईआरटी की बुक में रिटन स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं, वो क्या बोल रही है, देन आफ्टर हम फिर इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, ठीक है, यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 and smaller than b। तो इस पूरी डेफिनेशन, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको इन दो वर्ड्स का मतलब बताना चाहूँगा, लेमा और थ्योरम का, फिर मैं आपको आगे यहाँ पर इस डेफिनेशन को क्लियर करूंगा, ठीक है। मतलब हम इस ऑर्डर में चलेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझने से पहले लेमा और थ्योरम को समझना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले लेमा वर्ड का मतलब समझिए, ठीक है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा क्या होती है, लेमा एक तरीके की प्रूवन स्टेटमेंट होती है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो थ्योरम होती है, ठीक है, जो आप अभी तक आप कह सकते हैं अपने ज्योमेट्री सेक्शन में जो थ्योरम्स पढ़ते आए हैं, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, चाहे वो सर्कल्स हो, या फिर कोई और चैप्टर हो जिसमें आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं जो कि अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज होती हैं। तो वही कह रहा है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है लेमा, पहले से प्रूव की हुई स्टेटमेंट होती है जो कि यूज होती है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये होता है लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड के डिवीजन लेमा में हम ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। उसने एक रूल दिया हुआ, एक थ्योरम दी हुई है यूक्लिड ने, जिसके बेसिस पे हम अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं या उनको वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और समझने की जरूरत है, एल्गोरिदम, ठीक है। देखिए लेमा से जुड़ी हुई एक चीज़ और आएगी, यूक्लिड का डिवीजन लेमा तो है ही, साथ में यूक्लिड का एल्गोरिथम भी यहाँ पर आपको सुनने को या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का पहले मतलब बता रहा हूँ, देन आपको ये यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा या थ्योरम आप कह सकते है उसको समझाऊंगा। तो लेमा तो आपको समझ में आएगा कि प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो कि अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज होती है। लेकिन एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस अगर एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊं कि भाई एक एल्गोरिदम जो होता है वो एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। देखिए जो वेल डिफाइंड वर्ड है ना, इसका अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है, वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है। तो एल्गोरिदम एक सीरीज होता है, यानी आप कह सकते हो एक ग्रुप होता है या एक स्टेप्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं एक प्रोसीजर, एक तरीका बताते हैं, ठीक है, एक प्रोसीजर बताते हैं फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताते हैं। इसको मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ तब आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए होता क्या, मान लीजिए आपको एक कप चाय बनानी है, ठीक है, या आपको कुछ लोगों के लिए चाय बनानी है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक कोई बर्तन लेते हैं, फिर आप गैस जलाते हैं अपने घर में, और देन उस बर्तन को उस पर रखते हैं, फिर उसमें आप पानी डालते हैं, ठीक है, उसको उबालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, जो भी चीज़ें इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। लेकिन क्या ये वही प्रोसेस है जिनके थ्रू आपकी चाय बनेगी, सिर्फ इकलौता यही प्रोसेस है? नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप पहले गैस जलाओ, हो सकता है पहले आप बर्तन उठाओ, हो सकता है कि आप गैस जलाने के बाद बर्तन उठाने के बाद पहले चाय पत्ती डालो, या हो सकता है पहले आप पानी को ही उबाल लो फिर चाय पत्ती डालो, कई लोग बाद में दूध डालते हैं। तो ऐसा बहुत सारे प्रोसीजर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि काम तो वही होगा, लेकिन उसको करने के स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं। तो एल्गोरिदम अलग अलग हो सकते हैं किसी भी काम को करने के, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि एल्गोरिदम अलग अलग हो सकते हैं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम उस काम को करने के स्टेप्स को बोलते हैं। अगर आपको स्कूल पहुंचना है तो स्कूल आप किस किस स्टेप्स के थ्रू पहुंच सकते हैं, क्या क्या वाहन ले सकते हैं, क्या क्या गाड़ियां ले सकते हैं, क्या क्या व्हीकल्स ले सकते हैं, वो आपका स्कूल पहुंचने का प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जांपल आप पैदल जा सकते हैं, आप पहले पैदल जाएंगे, फिर थोड़ा दूर जाके बस पकड़ सकते हैं, या फिर अपनी बाइक से जा सकते हैं, या आप अपनी कार से जा सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप स्कूल तक पहुंच सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो स्कूल जाने का कोई एक सेट ऑफ एक ही प्रोसीजर नहीं है, एक ही रूल नहीं है, एक ही तरीका नहीं है। तो उसी तरीके से किसी भी काम को करने के बहुत अलग अलग एल्गोरिदम हो सकते हैं, बट उसका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एल्गोरिदम वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हो कि ऐसे स्टेप्स जो क्लियर हो, जिसमें दो राय ना हो, डाउटफुल ना हो,
क्लियर हो कि हम ये काम कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ स्टेप्स देते हैं और वो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनमें कभी भी डाउटफुल नहीं होता कुछ भी कि ये करना है कि वो करना है कि क्या करना है, ठीक है, क्लियर होता है। तो सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट स्टेप्स होते हैं जो कि हमें एक प्रोसीजर बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको चाय बनाने का बताया था, तो आपको पता है कि पहले आपको दूध को आपके बर्तन में लेना है या फिर आप पानी में लेना है, लेकिन कुल मिला के इन सारी चीज़ों को मिक्स करके उबालना होता है। मेन लॉजिक क्या है, उबालना होता है, यही करना होता है ना, तो फिर आपकी चाय बन जाएगी। तो ये एल्गोरिथम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको मैं पढ़ के समझा देता हूँ आपको। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको, और ऐसे स्टेप्स जो कि वेल डिफाइंड है, क्लियर हैं, आपको प्रोसीजर बताते हैं फॉलो करने के लिए, ताकि आप उनको फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है। हाँ, अब इन दो चीज़ों को समझने के बाद अब आप थर्ड जो हमारा है, जो कि हमारा पहला ही स्टेप था, लेकिन उसको समझाने के लिए दो डेफिनेशन समझानी जरूरी थी, उस पर हम आ जाते हैं अब। तो थर्ड वन है यूक्लिड का डिवीजन लेमा या थ्योरम, ठीक है। लेमा और थ्योरम एक ही होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अब इस स्टेटमेंट को समझिए या इस डेफिनेशन को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा या स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये बताऊँ तो घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। डिवीजन या लेमा या जो थ्योरम है ये बहुत ईजी है, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं यूक्लिड का, बस आपको अब तक इसका नाम नहीं पता था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि भाई क्या है लेमा या स्टेटमेंट या थ्योरम जो भी है। तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट पढ़वा देता हूँ, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं, वहां पर एक एग्जिस्ट करता है देयर इज ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, वहां पर एक क्यू और आर इंटीजर्स भी हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए क्या है आपका, ये ए आपका डिविडेंड है, ठीक है, क्या है आपका डिविडेंड है, वो होगा डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर के बराबर, ठीक है। अब आप ये चीज़ कैसे समझेंगे, देखिए ऐसे समझेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया होगा बहुत बारी। 2 और ये ले लीजिए 7, तो 2 से जब आप 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, कितना बचा, 1 बचा। तो अगर आप इस 7 को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस में ये जो रिमाइंडर है 1, तो यही तो है ये, यहाँ पर इसको आपको पता है डिविजर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्वोशिएंट हो जाता है और नीचे वाला जो आपका 1 बचा है ये आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। और ये चीज़ जो 7 है वो तो डिविडेंड है ही, है ना, नीचे वाला जो 7 है वो तो डिविडेंड है ही। तो आपने करना क्या, यही तो लिखा है वो, एक तरीके से जो ए है वो डिविडेंड हो गया, ठीक है, ए आपका डिविडेंड हो गया, बी जो है आपका डिविजर, क्यू जो है आपका वो, क्यू क्या है आपका क्वोशिएंट, और आर जो है आपका रिमाइंडर। तो ये एक रूल है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है, ठीक है। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप हमेशा डिवीजन करते हैं, कई बार उसको चेक भी करते होंगे। 6, 7, 8 से ये चीज़ आपको बताई जा रही है, हालांकि 8th, 9th और 10th में अब ये चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ रही है, ठीक है। 8th में तो ये भी बताया गया था, आपको याद होगा, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल में चेक करने के लिए बोलते थे। तो इसी तरीके से हम अपने डिवीजन को बचपन में चेक करते थे कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं। जब आप डिवाइड करते थे किसी चीज़ को, डिवाइड करने के बाद जब ये रूल फॉलो करते थे कि डिविजर को मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करो प्लस में रिमाइंडर जोड़ दो, और सेम अगर डिविडेंड के बराबर आ जाता है, यानी 7 के बराबर आ जाता है उस केस में, तो आपका क्वेश्चन सही होता था डिवीजन। आ रही बात समझ में? तो वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से कि ये आपका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि भैया अगर ये चीज़ हो रहा है तो ये यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। मतलब यूक्लिड ने यही फॉर्मूला दिया था आपको, यही थ्योरम दी थी कि अगर आप किसी भी नंबर के डिविजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके क्वोशिएंट थे प्लस में उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो वो आपके डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। और अब क्वेश्चन पुट होता है कि भाई इसके थ्रू आप यूक्लिड के डिवीजन लेमा के थ्रू आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। इस चैप्टर में आपका यूक्लिड के डिवीजन लेमा के थ्रू फाइंड करने के लिए एचसीएफ भी बोला हुआ है, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपके लिए एक नीचे कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से अंडरलाइन कर सको, इस चीज को देखो, दिखाई अगर आपको पढ़ रहा होगा, मैं आपके लिए सर्कल कर रहा हूँ या रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बना रहा हूँ। तो वहाँ एक कंडीशन दी है कि जब तक जीरो जो है, देखिए यहाँ पर वैसे तो लिखा है कि जो आर है आपका जो रिमाइंडर होगा वो या तो आपका जीरो के बराबर होगा, ठीक है, या फिर जीरो से बड़ा होगा, और बी यानी कि डिविजर से छोटा होना चाहिए, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा सेटिस्फाई होगा। हमेशा आपका जो डिविजर है, ठीक है, इससे आपका रिमाइंडर छोटा होगा, जैसे इस केस में 1 है तो छोटा है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा डिवाइड होकर इसको जीरो कर देगा, ये बात ना भाई, रिमाइंडर या तो जीरो हो जाएगा तो कोई नंबर बन जाएगा, लेकिन जो भी नंबर बचेगा वो नंबर इस डिविजर से छोटा होगा। ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है यूक्लिड के डिवीजन लेमा में, थ्योरम में। आ रही बात समझ में?
अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो अब मैं एचसीएफ निकालने के लिए आपको बता रहा था। अगर डिवीजन लेमा के थ्रू, इस लेमा या इस थ्योरम के थ्रू अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने करना क्या होता है, उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए आपका ये जो रिमाइंडर है ना वो जीरो आना चाहिए। सेम इसी कंडीशन में यहाँ पर आपका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ये चीज़ आपकी जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, जब रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, तो ये जो साथ में बी होगा ना, यानी कि जो डिवीजर होगा वही उसका क्वोशंट होगा, ठीक है, वही उसका क्वोशंट होगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपको क्लियरली बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए, यूक्लिड के डिवीजन लेमा में मैं आपको बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट कीजिए आप 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 को डिवाइड करते हैं आप 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। अब ये जो 1 आएगा, ठीक है, 1 से आपको दोबारा डिवाइड करना है इस वाले 2 को, जो डिवीज़र है, ठीक है, ये आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ 2 लीजिए। फिर 1 का टेबल जब हम 2 में पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 0 कह लीजिए या फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो 1 होगा ना, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, किसका, 2 का और 7 का, ठीक है, 2 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये 1 होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझिए। लेट कीजिए आप 2 है या 12 ले लीजिए, 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। मैं आपको ये समझा रहा था कि यूक्लिड के डिवीजन लेमा के थ्रू या यूक्लिड के डिवीजन थ्योरम के थ्रू हम किस तरीके से दो नंबर्स का एचसीएफ या दो से ज़्यादा नंबर्स का भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उससे आप डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर में, बिगर नंबर में, ठीक है, लार्जर नंबर में। डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि डिवीजन कितनी टाइम जा रहा है। पहले तो देखिए 12 से करेंगे, 12 1 दा 12, ठीक है, बचेगा कितना, 4 से डिवाइड करेंगे किसमें, फिर 12 में। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पहले डिवीजर था वो अब आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है, बनाएंगे और 4 से फिर डिवाइड करेंगे 12 में, 4 3 दा 12, लास्ट में यहाँ पर कट के 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। और जब 0 आ जाएगा तो जो आपका डिवीजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा दोनों नंबर का। यानी इस केस में यहाँ पे 12 और 16 का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यही यूक्लिड का डिवीजन थ्योरम बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कैसी कंडीशन कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर है, तो उस केस में जो डिवीजर है यानी जो बी है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, अब तक काफ़ी समझा दिया मैंने। और एक बार और देखिएगा जरा, अगर आप कंफर्म करना चाहें, यानी अगर आपको अपने हिसाब से चेक करना है तो आप देख भी लें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालते थे, उस मेथड को एक बार ट्राई कर लेते हैं। 12 का अगर आप निकालते हैं तो 12 का क्या निकलेगा, 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, और 16 का 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखो तो 2 2 का पेयर जो है वो कॉमन निकला, और 2 2 के पेयर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। यानी इसका एचसीएफ, ये बात साबित हो गई कि इसका एचसीएफ जो है वो 4 ही होगा। तो ये मेथड हमारा यूक्लिड का डिवीजन थ्योरम या डिवीजन लेमा हमको यही समझाता है कि हम किस तरीके से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डिवीजन मेथड या डिवीजन थ्योरम या डिवीजन लेमा, ठीक है। यही है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। ये आप बचपन से एचसीएफ निकालते आए होंगे, इसका बहुत सारे बच्चों ने ये बात समझी भी होगी, पहले जानी भी होगी, बस उनको इसका नाम नहीं पता था, इसलिए उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती थी। आई होप इस क्लास के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास से हम आपको एग्जाम्पल्स वगैरह और पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे। भूलना नहीं है आपको कि जो प्रोसीजर होगा हमारा करने का, जो तरीका होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल्स उस एक्सरसाइज के, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज कराना तो उसके सारे एग्जाम्पल्स, देन आफ्टर मैं आपको उसके सारी एक्सरसाइज को कराऊंगा। मतलब पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जितने एग्जाम्पल होंगे वो करेंगे, फिर हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स होंगे सारे वो करेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से हमारा सिलेबस जो है वो आगे बढ़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, हर वीडियो के अंदर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके उसको चेक कीजिए, देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं फर्स्ट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, जहाँ से मैंने कोर्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वीडियो में इसके बारे में बताऊँ, बट फिर भी आप ध्यान से इस चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट के अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने वो नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।